देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज रोना रोएंगे उस शहर का जिसे किसी ज़माने में किसी दिलजले ने शहर उरूसुल बिलाद का नाम दिया था। उसे पता ना था कि आगे चलकर इस शहर के साथ अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार क्या करने वाले हैं। इस शहर में सब कुछ है, इस शहर में तमाम तर माफियाज हैं। अगर नहीं हैं तो कोई इंतज़ामिया नहीं है तो कोई शहर नापुरसान हाल का कोई वाली वारिस नहीं है। इस शहर में आवाम को वो कुछ झेलना पड़ रहा है जिसके बारे में मैं और आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो है अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। आपका शुक्रिया सर कि आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में कराची वालों का रोना रोने के लिए हामी भरी। ये मुझे बताइए, वहमो गुमान में कभी था कि कराची को इस हालत में पाएंगे, वो एक कराची जिसे नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कुछ बना दिया था? बहुत अफसोसनाक है। असल में ये तो दरमियान में जो नेमतुल्लाह खान साहब का पीरियड ऐसा आ गया था जिसे आप कहते हैं कि सहरा में नखलिस्तान, वरना तो जो हाल इस शहर का मुसलसल 3 दहाइयों से हो रहा है, 30-32 साल से हो रहा है। महरूमियाँ तो पहले भी थी, मसाइल तो पहले भी थे। ज़ाहिर है कि यहाँ के लोगों को मेरिट की बुनियाद के ऊपर हक नहीं मिल रहा था, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। लेकिन जिन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया इस मसले को, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरिट का कत्लेआम किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ की तालीम को तबाह किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया कि यहाँ के कल्चर को ख़राब किया। और आप आज कॉलेजेस जाकर देख लीजिए, स्कूलों को तो हाल है ही बुरा, कॉलेजेस में हाज़िरी नहीं होती है। और हमारा जो है मजमूई तौर पर जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, किसी भी सड़क और किसी भी गली में चले जाएं टूट आम बात है। लोग अगर आपस में बात करते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बहस होती है तो उसमें ये होता है कि अगर किसी कौम की कमर तोड़नी हो तो उससे तालीम छीन लो। और इस वक्त जो हाल है इम्तिहानों में खुलेआम, मुझे याद है मैं 9th क्लास में और 10th क्लास में जब था तो मैंने 87 में मैट्रिक किया है। ये वही ज़माना था जब उरूज का ज़माना था, MQM शुरू में बनी थी। हम अपने कानों से आवाज़ें सुनते थे कि फ़लाँ कौम के लोग नकल करते हैं, पठान नकल करते हैं, पंजाबी नकल करते हैं, हम महाजरों को भी नकल कराएंगे। अरे भाई, महाजरों के पास तो मेरिट था, तालीम थी, तुमने अब आप नाप लीजिए, तोल लीजिए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 तालीम में KPK के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर पंजाब के लोग हैं और फिर सिंध बलोचिस्तान। और कराची जैसा शहर जो सबको लीड करता था वो बहुत पीछे की तरफ चला गया। कराची एक चीज़ में यकीनन लीड कर रहा है जिसके बारे में शायद मुझे और आपको इल्म नहीं है, और वो है लोड शेडिंग। अभी बिजली का इतना रोना बनता तो नहीं था क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई थी, अभी सिर्फ 3 दिन की गर्मी हमने गुजारी है, लेकिन उस दौरान में भी शहर का जो हाल रहा है, 12-12 घंटे शेडिंग ऑन रिकॉर्ड हुई है। आवाम रोड पे निकल आए, एक मरतबा फिर वही सब कुछ देखने में आ रहा है कि जो पहले हुआ करता था, पथराव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। देखें कितना बड़ा तमाशा है कि वो एक प्राइवेट कंपनी एक तरह से है जिसने सबसे ज़्यादा कराची के लोगों को लूटा है, सबसे ज़्यादा ओवर बिलिंग करते हैं, मीटर तेज़ चलते हैं, क्लॉबैक के पैसे नहीं देते, नाजायज़ मीटर रेंट लेते हैं, बैंक चार्जेस डबल ले रहे हैं, अरबों खरबों रुपए बन गए। 80 बिलियन रुपीस सुई गैस के देने वो नहीं दे रहे, और पता नहीं किन किन PSO के पैसे देने नहीं दे रहे। इनको विफाक भी सपोर्ट करता है, इनको सूबा भी सपोर्ट करता है, इनको MQM भी सपोर्ट करती है, और MQM के 5-6 धड़े सब सपोर्ट करते हैं। पूरे दुनिया के ऊपर गाएंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, के इलेक्ट्रिक पे बात नहीं करते, और अगर जब बात करते हैं रेट बढ़ाने के लिए करते हैं, और को ठीक लग जाते हैं तो प्रेस रिलीज आती है, एक आध कभी कभार बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो इनकी एक मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग के बाद मामला तय पा जाएंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने कम से कम शहरियों को ये शऊर तो दिया है कि उनके साथ हो क्या रहा है। और जब हमने स्ट्रगल की है, कोशिश की है, तो अब एक ऐसा प्रेशर है कि अब लोगों के मसले हम हल भी कर रहे हैं। यानी अब वो के इलेक्ट्रिक वाले हमसे ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते जब हम उनको कानूनी तौर पर भी नेपरा के जरिए से जाते हैं और जो नाजायज़ बिल है उसको कम कराने। लेकिन नेपरा भी क्या करता है? पिछली मरतबा जो गर्मियों में हुआ था 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए का जुर्माना के इलेक्ट्रिक के लिए क्या है? यहाँ हमारे साथ मौजूद है शाहिदा रहमानी साहबा। शाहिदा रहमानी साहबा, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप मैम? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाफिज नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अभी एक जुमला इनके मुंह से सुना मैंने फौरन उचक लिया और आपके पास मैं वो हदिये के तौर पर पेश कर रहा हूं। कह रहे हैं इनको विफाक, के इलेक्ट्रिक को विफाक भी सपोर्ट करता है, के इलेक्ट्रिक को सूबा भी सपोर्ट करता है, कोई नहीं जो इनसे बाज़पुर्स करे। इस इल्जाम का, बराह रास्त इल्जाम का क्या जवाब देंगी आप? जनाब, इसको सूबा तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हमने इस पे एहतजाज भी किया, हमारे MAs, MCA, हमारे तमाम पार्टीज ने एहतजाज किया, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बदमस्त हाथी बन गया है जिसको फरोख्त कर दिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज थी जबकि ऐसी था
और इसको जब फरोख्त किया तो वो कराची की जो तरक्की का दावेदार है और कराची के जो अपने आप को वारिस कहलाते थे और आज खुद मुकाफात अमल से गुजर रहे हैं, ये सारा कुछ एक डिक्टेटर के दौर में हुआ और इस इदारे को जो कि कराची के शहरियों के नाम से रजिस्टर्ड था उसको फरोख्त कर दिया गया। आज वो अरबों रुपए खुद तो कमा रहे हैं, लेकिन अहलियान कराची पूरे जिस तरीके से शदीद गर्मी के अंदर अजियत का शिकार है और कोई आज पहली मरतबा नहीं है, कंटिन्यू हो या सर्दी हो। मैम जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, आपके इस बयान को मैं यही रोकना चाहूंगा। आपने फरमाया कि ये पहली मर्तबा नहीं है और इससे ज्यादा हक बात कोई कर नहीं सकता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने। पिछली मर्तबा जब विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपका सदर, आपका वजीर आजम, आपका फलाना, आपका ठिकाना, सब कुछ था, आपके ख्याल में क्यों आपकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के गिर्द घेरा तंग नहीं किया? और इस वक्त सूबाई हुकूमत सिंध की क्या कर रही है, वो उससे बात क्यों नहीं कर सकती? रोना तो आप सूबाई खुद मुख्तारी का रोते हैं। लेकिन ये रोना तो रोते हैं, लेकिन अगर जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत इदारे होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आप तो सही किया जा सकता है। जब एक इदारे को फरोख्त कर दिया गया, उसके मालिकाना हुकूक तक फरोख्त कर दिया है और जिसका एमडी जो है वो कभी कॉल नहीं अटेंड करते हैं, वो हमारे मुजरा की कॉल नहीं अटेंड करते हैं। उसके अंदर आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी बरहमी का और इजहार किया था कि इस तरीके से जिस तरह को फरोख्त कर दिया गया और फरोख्त करने के बाद उनका एटीट्यूड है, तो वो तो सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो कौन सा वो सिंध गवर्नमेंट की ना तो वो अंडर में आ रहे और ना वो सुनते हैं किसी के अंडर। राइट मैम, जरा मेरे साथ रहिएगा। यहाँ मैं हाफिज नईम साहब से एक बात करता चलूँ। सर, विफाक को एक खत लिखा है, ताज़ा तरीन इत्तला विफाक को एक खत लिखा है वज़ीर आला सिंध ने, और उन्होंने इसमें बराह रास्त शिकायत फरमाई है सुई सिदरिंग गैस कंपनी की और इसकी रिफ्ट की आपस में, और उन्होंने बताया कि अमन अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये तो बात कॉमन सेंस की है, अमन अमान के मसाइल तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध का महज खत लिख देना काफ़ी है या कुछ और भी था जो किया जा सकता है? इससे पहले तो मैं अपनी बहन शाहिदा रहमानी साहबा, बहुत हम इनकी इज्जत करते हैं, इनको बताता चलूँ कि 2005 में ये पहली मरतबा बिका था और फिर उसके बाद ये 2010-11 में दूसरी मरतबा आसिफ जरदारी साहब की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सूबे में भी थी, मरकज़ में भी थी, और अबराज ग्रुप को ये ट्रांसफ़र हो गए थे इसके तमाम शेयर्स, और उसके बाद से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इनके। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि बेच दिया तो। और फिर ये है कि भाई आप कस्टोडियन हैं, आप इस सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, आप विफाक में हुक्मरान रहे हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं, तो आप जनरलाइज कर देते हैं। इन्होंने देखें कराची में भी जब एहतजाज किया था ना बिजली के हवाले से, तो उसमें वापडा ज्यादा कर रहे थे ये, और के इलेक्ट्रिक को फोकस नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊं, अभी भी जो उन्होंने खत लिखा है उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि के इलेक्ट्रिक को गैस फराहम की जाए, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। इनको क्या ये नहीं मालूम कि के इलेक्ट्रिक का गैस की कंपनी से मुआहदा सिर्फ 10 MMCFD का है, जबकि 90 और 100 इनको मिल रही है। जरा सी कम होती है तो ये कहते हैं कि जो है ना हम लोड शेडिंग हो रही है। इनसे कोई पूछे कि इनके जो प्लांट हैं वो प्लांट सारे के सारे क्या गैस के प्लांट हैं? ये पोर्ट कासिम का, बिन कासिम का जो प्लांट नंबर 3 और 4 है वो क्यों नहीं चलता, जो ऑयल पे चलने वाला है? लोड शेडिंग क्यों करते हैं आप? इसलिए कि ऑयल पे चलने वाले प्लांट महंगे पड़ते हैं इनको, अवाम जाए भाड़ में, वो मरते रहे, उनके बच्चे, उनके 9-10 के इम्तिहान हो रहे हैं, वो ना पढ़ सकें, वो सेंटर में जाएं तो वो पसीना पहुंचे या अपना पेपर करें। इनको कोई गरज नहीं है इस बात से, इनको सिर्फ लूट मार करनी है, और गैस वाले प्लांट की ये बात करते हैं। जबकि अगर इनको थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है इसमें, तो ये बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है, और इस फ्रॉड के अंदर अगर ये साथ देंगे हुक्मरान तो हम क्या कहेंगे फिर इसके? तो पीपल्स पार्टी को तो इस पर सबसे मौसर आवाज उठानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। होना तो बहुत कुछ चाहिए, पता नहीं पीपल्स पार्टी ऐसा करती है या नहीं। यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और मौज़ूआत हैं जिन पर अहाता करेंगे गुफ्तगू का। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करेंगे सर उस एक माफिया की, बहुत सारी माफियाज में से एक और माफिया है और वो है डेयरी माफिया। ताज़ा तरीन जो डकैती उन्होंने फरमाई है वो है कि ऑफिशियली ये बात पाबंद कर दिया गया है अवाम को कि जी 94 रुपये लीटर अब एक आम आदमी, गरीब आदमी वो दूध खरीदेगा। किन अल्फाज में नजराना अक़ीदत पेश करना चाहेंगे हमारी इंतज़ामिया को और हमारे अरबाब इख्तियार को? देखें दूध की कीमत तो कम से कम होनी चाहिए। 85 रुपये भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थी। अभी 95 तो मिल रहा है। डेयरी फार्म वाले कहते हैं कि भाई हमारे जो है तमाम चीज़ों के ऊपर पैसे बढ़ गए हैं और हर चारा महंगा, पेट्रोल महंगा, फला चीज़।
उनके जो भी मसाइल हैं उनका मामला है हुकूमत के साथ, लेकिन गरीब का बच्चा भी दूध पीता है और अमीर का बच्चा भी दूध पीता है, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर आप कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो इन बच्चों से ये तो न छीनो ना। अब माएँ क्या करेंगी, पानी बढ़ा के, पहले पानी मिला हुआ मिलता है, उसमें मजीद पानी मिला के बच्चों को बहलाएंगी। अब वो वक्त आ जाएगा हमारे पास। तो ये हुकूमत का काम है। अगर ये वाकई ऐसा मसला है डेयरी वालों का, तो सब्सिडी दें। मेट्रो के ऊपर सब्सिडी मिल सकती है अहलियान लाहौर को, तो दूध के ऊपर अहलियान कराची को सब्सिडी क्यों नहीं मिल सकती? कराची की बात आ गई ना। शाहिदा रहमानी साहबा, मैम ये मुझे बताइएगा, डेयरी फार्मर्स वालों के हवाले से कोई बात करना चाहेंगी आप? कोई तावील ऐसी पेश करेंगी कि जिससे दिल बेकरार को इत्मीनान हो जाए कि हाँ यहाँ भी हमारी जो इंतजामिया है, यहाँ पे भी हमारी हुकूमत है वो बेबस है, ताकि जान छूटे और फिर हम अगले मौजू की तरफ आए। देखिए जी, इंतजामिया कहीं बेबस नहीं है। इंतजामिया को जो काम करने हैं, जो मामलात करने हैं, वो इंतजामिया बखूबी कर रही है। और जहाँ तक डेयरी की बात रही, तो बिल्कुल हर चीज के अंदर जब प्राइस बढ़ते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और मुस्तकिल हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही, जिससे ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ती जाती है। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है, और हुकूमत की पूरी कोशिश होती है कि आवाम को सब्सिडी दी जाए। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए सब्सिडी दी जा रही है, तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही दिया है कि उन लोगों को जिनकी लो इनकम है उनको सपोर्ट करने के लिए ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया, जिसके लिए बड़ा कहा गया कि जी ये अधिकारी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में उसको सराहा गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के कारनामे हैं जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलता है। हम यहाँ पर बैठ के जहाजों में नहीं भेज सकते बच्चों को यहाँ के यहाँ। ये कौन से, मैडम ये जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिएगा, किन अवाम की बात कर रही है जिनको रिलीफ मिला है? कौन बदकिस्मत है वो? बदकिस्मत नहीं, वो खुशकिस्मत। मैं समझती हूँ कि जिनकी इनकम जो बिल्कुल निचली सतह गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, जिनकी इनकम जो है आमदनी कम थी, उनको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रिलीफ दिया गया है। नहीं मैडम, मैं तो डेयरी फार्मर्स को रो रहा था, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट पे चलिए गई। करके गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया करें। अगर आप गुर्बत के लिए कुछ कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं बेचारा कहाँ गरीब का मजाक उड़ाऊंगा, वो तो काम सियासतदानों का है, वो उन लोगों का है जो 10-10 साल से इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। मैं तो इतना जसारत कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कौन लोग हैं जिनको रिलीफ फराहम किया हुकूमत ने? मैंने आपसे कहा कि ये वो गरीब लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात थी जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उनको 3-3 हजार रुपए जो है वो देना शुरू किया ताकि उनको सपोर्ट मिले। इसी तरह के मसाइल पर आप ये बात किस तरीके से कह रहे हैं कि जी वो कौन है खुशकिस्मत या बदकिस्मत? गरीबों का या गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता। अच्छा मैडम, एक बात बताइएगा, गरीबों का मजाक उड़ाने की आपने बात फरमाई, ये मुझे बताइएगा सर, हाफिज नईम साहब, गरीबों का मजाक सवाल पूछ के उड़ाया जा सकता है या गरीबों का मजाक अपने कुत्तों को हवाई जहाज में सफर करवा के उड़ाया जाता है? नहीं, देखें, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली हमारी बहन है और ये इनके पास एक ही शायद कोई बात थी, इसलिए कि इलेक्ट्रिक का मसला हो या डेयरी का मसला हो या कराची की टूटी हुई सड़कों का मसला हो या वाटर बोर्ड के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है कि जो कराची बिल्डिंग सप्लाई जो कॉरपोरेशन थी उसको उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बना दिया है। हर चीज़ अब यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ की दाखिला पॉलिसी भी ये बनाएंगे, वहाँ के वाइस चांसलर को भी ये करेंगे, वहाँ भी भर्तियाँ ये करेंगे, वहाँ भी अपना डायरेक्टर फाइनेंस ये रखेंगे। सब कुछ कब्जा करने के बाद इनके पास एक बात है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़ाहिर है जिसकी तो कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं है। इन्होंने यकीनन रिलीफ दिया होगा 3,000 रुपये का, लेकिन भाई आप लोगों को इस तरह से भीख मत दें, बल्कि आप लोगों को तालीम दें। आपके पास सिंध के अंदर 10,000 से ज़ायद स्कूल हैं, तकरीबन 15,000 के करीब। उनमें से कोई एक स्कूल ये बता दें जिसमें शाहिदा रहमानी अपने बच्चे, अपने नवासे, अपने पोते, अपनी बहन के बच्चे को पढ़ा सकती हों, जिसमें जो है वो चीफ मिनिस्टर क्या कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे को पढ़ा सकता हो। 15,000 स्कूलों में से चैलेंज करता हूं, बता दें मुझे। मैडम ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का चैलेंज क्यों है? आप मुझे किसी एक स्कूल का नाम बताएंगी जहां आप एडमिशन कराना चाहें अपने किसी नवासे का, किसी बेटे का? जी
जी बिल्कुल, हम खुद भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े और नहीं, अभी बताएं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। मैं तो नहीं पढ़ा सकता सरकारी स्कूल में भी बच्चों को। डबल रवैया नहीं होता कि हम यहाँ पर बैठ के दूसरों के बच्चों को जो है जहाज पर लगाएं और अपने बच्चों को अमेरिका और बाहर बर्तानिया भेज के तालीम दिलवाएं। ये तो बात ही नहीं हो रही ना मैडम, ये बात नहीं हो रही। करते हैं, पाकिस्तान में रहकर खिदमत करते हैं, पाकिस्तान में ही तालीम भी हासिल करते हैं और यहीं हमें जीना है और मरना है। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं मैडम इस जद्दोजहद में, लेकिन वो एक स्कूल का नाम अगर आप बता देती। जैसे बिलावल ने कहा तालीम हासिल की, बख्तावर और आसफा कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल? पढ़कर आए, इसी मुल्क के लिए पढ़कर आए और इसी मुल्क के लिए। फिर दूसरा भी पढ़ सकता है ना, दूसरा भी पढ़ सकता है। हम तो ये पूछ रहे हैं सरकारी स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करा सकते आप लोग? आपके तहत चल रहे हैं, सन 70 से आपके पास हैं और 10 साल से मुसलसल आपके पास है। आप लोग भी तो कराची में थे। नहीं, अर्ज ये है, देखें अर्ज ये है आरफीन, लड़ने की बात नहीं है सिवाय लाशों के। मेरी बहन, लड़ने की बात नहीं है। बात यह है जिस तरह आप शहरी हैं इस तरह हम भी शहरी हैं। हम तो हुक्मरानों से जनरलाइज ये सवाल करते हैं कि हमारे स्कूल जो हमारे टैक्सों से चलते हैं, हमारे आप मोबाइल के ऊपर भी हमसे टैक्स ले लेते हैं, आप हमारे साबुन पे भी हमसे टैक्स ले लेते हैं, हमें तालीम दो, हमें इलाज दो। मैडम लेकिन 15,000 में से कोई एक स्कूल का नाम तो बताया जा सकता था इतनी देर में। जनाब 15,000 क्या, यहाँ पर तमाम स्कूलों को बेहतर किया गया है, तमाम स्कूलों के अंदर बेहतर है और बड़े स्टूडेंट तालीम हासिल करें। मेरे अपने बच्चों ने गवर्नमेंट एसएम पब्लिक स्कूल नाजमाबाद से तालीम हासिल की है और आज भी जाए वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह बहुत सी कराची में मैंने जब से ये 10 साल से हुकूमत में, जब से बताएं उसके बाद क्या हुआ? हासिल किया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें गवर्नमेंट स्कूल से। नहीं, पीले स्कूल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ा हूँ। पीले स्कूल से, ये पीले स्कूल मैंने पीले स्कूल से पढ़ा। नहीं, लेकिन मैं और हाफिज नईम साहब तो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम सरकारी स्कूलों में अपनी औलादों को नहीं भेज सकते। आप कह रही हैं कि आप भेजती हैं तो स्कूलों का पीला स्कूल कह के मजाक उड़ाते हैं। वहाँ मैंने पढ़ा है ना उससे, अब तो पीला भी नहीं रहने दिया आपने, सब कुछ ही खा लिया। तनख्वाहें ले रहे हैं ना एंकर बनते और सिर्फ आप जो है तनकीद करते हैं। आप अपने बच्चों को भी भेजें और वहाँ जाकर स्कूलों के सिस्टम को पहले पीपल्स पार्टी के तमाम एमएनएज अपने बच्चों को अंदरून सिंध और चलो मैं कहता हूं कराची के सरकारी स्कूल में पढ़वाएं। इंशाल्लाह मैं अगले दिन जो है ना अपने बच्चों को दाखिल करा दूंगा। मैंने अपने बच्चों का गवर्नमेंट के स्कूल से अभी बताएं, 10 साल से आपकी हुकूमत है, अभी पिछले तो बहुत अच्छे थे स्कूल सरकारी, वही तो तबाह किए आपने, वही तो बर्बाद किए। उनकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी थोड़ी बात कर रहा हूं जो पीछे सरकारी स्कूल होते थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। तो अभी बताएं ना, आप पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते, ये है वो मसला। इलाज नहीं करवा सकते आप सरकारी अस्पतालों में, आप जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपको ये पानी नहीं देते, आपको ये बिजली नहीं देते, ये खा जाते हैं आपके सारे पैसे और फिर वकालत भी करती हैं। इनकी इतनी अच्छी खातून है, मैं इनकी कदर करता हूं और वकालत कर रही है वडेरों और जागीरदारों की जो कब्जा किए हुए हमारे ऊपर, वकालत कर रही है उस माइंड सेट की जिसने बर्बाद कर दिया है हमें। ऐसे लोग भी वकालत करना शुरू कर देते हैं नाजायज। क्या मसला हल करेंगे हमारा? आपने पढ़ाया, आप तो पतीला स्कूल कहते हैं। हमें जब मिला 4 साल के लिए कराची तो हमने इसको 4 चांद लगा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि हमने क्या गलत किया। नेमतुल्लाह खान साहब के 4 साल आपके सामने, हमें 2 एमएनए मिले, प्रोफेसर गफूर महमूद आजम फारूक, पूरे पाकिस्तान में हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा कर दिया। हम अपनी बात कर रहे हैं, स्कूलों में जाएं और फीस जमा कराएं, आप बता देंगे कितने वहाँ के गरीब बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, 50-50 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। आप बात करते हैं खिदमत किसकी 50,000 फीस है? नेमतुल्लाह खान का कोई स्कूल है बता रही है। कौन सा स्कूल है, नाम बताइएगा, मैं उनसे फ्री करवा लूंगा अपने बच्चों को। स्कूल है, आप जाए। कौन सा? नॉर्थ नाजाबाद में उनका कोई स्कूल नहीं है उनका। नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, नहीं है उनका। मैडम ये वैसे इंकशाफ था, ये ब्रेकिंग न्यूज में चलवा सकता था, लेकिन ये तो ये गलत फहमी हुई है, इनको किसी ने गलत बता दिया। और आप बता दें, आप कहें तो जायज और अगर हम कहें तो वो गलत फहमी। अरे भाई नहीं है ना, बता दें, नाम बता दें। खानों के नाम पे पैसे जमा करके जिहाद में नहीं लगाए, हमने इस मुल्क को दहशतगर्दी के आग में नहीं जलाया, हमने यहाँ के बच्चों की यहाँ ये नहीं किया कि अपने बच्चों को जिहाद के नाम कराची मौजू है। और ये अच्छा मैडम ये मुझे बताइए कि इल्जाम इधर उधर करने के लिए तो हम लोग फोकस होते हैं। ये इन खानों के पैसों से अपने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, सारी चीजें हमारे सामने। अच्छा तो उस वक्त अगर ऐसा हुआ था तो आप हुकूमत में तो रही होंगी ना, या नहीं? उस वक्त कुछ हो सकता था? MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जमात इस्लामी के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करवा दी। जमात इस्लामी कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा तो लेकिन कप्तान तो कौन एक ही सिक्के के 2 रुख? MQM और जमात इस्लामी। अच्छा ये मैडम एक बात मुझे बताइए, जमात इस्लामी से सिर्फ इख्तलाफ इस वजह से है
कि ये हुकूमत कार्य सरकार में रुकावट डालते हैं या कोई और इस एक रगबत के पीछे कोई चीज शामिल है? जनाब, ये हमेशा आमिरों और डिक्टेटरों के आलेकार बने रहे। इन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए जो जिस अयूब खान को साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो डैडी कहते थे ना, उसके खिलाफ मौलाना मौदूदी ने तहरीक चलाई थी कि हमने भुट्टो साहब को जो है प्रोफेसर गफूर साहब के प्रोग्राम में मैं थी कि जिस मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया था ना जरदारी साहब ने, उसके खिलाफ काजी हुसैन अहमद ने मुसलसल सड़कों के ऊपर अपनी पूरा वक्त गुजारा था। शामिल रहे आमरियत के जिस ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में इनके साबिक वजीर आजम गिलानी साहब थे ना, उनके खिलाफ भी हमने एहतिजाज किया था। मैडम, ये तो उल्टी फाइलें गले पड़ रही हैं। ये तो ये ना कहे ना इस तरह की बातें। सारे आमिरों के साथियों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कहते हैं आमिरों के खिलाफ, आमिरों के खिलाफ। जितना तौबा कर ली और सुबह का भूला शाम को अगर घर आया तो सब भूला नहीं करता। अगर तौबा करके सारे भोले, वो भूले नहीं भोले, और आप भी बहुत भोले के साथ जमा रहे तो इसको गलती कहते हैं। अच्छा मैडम, एक बात मुझे और बताइए, कराची वालों को पानी की भी इस वक्त तंगी का सामना है। कराची में एक और बहुत सारे मसले की तरह एक और मसला भी है और वो है पानी की कमी। पानी की कमी के हवाले से सूबाई हुकूमत ने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, जरा कुछ रोशनी डालेंगी? देखिए जी, पानी का मसला एक तो कराची शहर की बेहंगाम तेजी से बढ़ती हुई आबादी, और फिर यहाँ पर जिस तरह से माजी में एमसीएम ने जिस तरीके से यहाँ पर बेतहाशा भर्तियां की और वाटर बोर्ड का जिस तरह मिसयूज हुआ, वाटर बोर्ड को सही इस्तेमाल नहीं किया गया, कराची के लोगों को पानी नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से इन तमाम सूरत हाल का सामना था। अब इंशाअल्लाह ताला मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जा रहा है। जब लोग निकाले जाते हैं तो ये लोग फिर सड़कों पे आए होते हैं कि जी बेरोजगार किया जा रहा है। जहाँ इंतहा से ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया जो वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, जो आते नहीं थे ड्यूटियों पे, जो 90 या किसी और जगहों पे हाजिरी दे रहे होते, तो ये तो पूरा कराची जानता है कि किस तरह वाटर बोर्ड का बेगैर किया गया। अब इंशाअल्लाह ताला K4 प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, लेकिन विफाक की तरफ से जिस तरह छोटे सूबों के साथ ज्यादती की जा रही है, सिंध का पानी बंद किया गया, जिसके ऊपर हम मुस्तकिल तरह पे एहतिजाज है और अपने हक के लिए हम आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा है कि सिंध का जो पानी है उसे दिया जाए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में मसला होता जा रहा है और पंजाब जिस तरह। मैडम, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक से वापस मजीद कुछ गुफ्तगू है जो आपसे करनी है। नाजरीन, यहाँ जाते हैं कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में प्रोग्राम के आप पहुँचे हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक और ऐसे मसले की जो कराची वालों को बहुत तंग किए हुए बहुत अरसे से, और ये महकमा है नादरा का। सर, कतार दर कतार, इंतज़ार दर इंतज़ार। जमात इस्लामी ने इस हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए। नादरा के चेयरमैन भी ख़ुद मैदान अमल में उतर आए। उसके बावजूद भी अभी भी मामलात हैं, मसाइल हैं, लोगों को रिलीफ एक गुना नसीब तो हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल काबिल कदर नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी ज़ाहिर है एक बरसों की आदत है और वो ऐसे तो नहीं जाती है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि देखें, मैं आपको बताऊं, किया हुआ काम कभी ज़ाया नहीं जाता। ये जो के इलेक्ट्रिक की कैंपेन थी ना, और उसमें हमने जितने सीरियसली इसको टेकअप किया है और अभी भी कर रहे हैं। 6 तारीख को फिर हम एहतिजाज कर रहे हैं, फिर 20 को रेड जोन में जाएंगे। इस कैंपेन की जो सीरियसनेस है ना, जब हमने नादरा की कैंपेन शुरू की ना, तो उसका हमें बड़े असरात इसके नज़र आए और इंतज़ामिया ने भी हालात को समझा, उन्होंने भी हमसे बातचीत की। और देखें, हम बातचीत हमेशा करने के लिए तैयार होते हैं, हमें लड़ना थोड़ी है, मसला हल करना है। उन्होंने बात की, उसके बाद हमने धरने देने का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने SOP को रिवाइज़ किया, गुफ्तगू की, खुद इनिशिएटिव लिया। हमने उनसे कहा, उस्मान मुबीन साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा कि आके हम मिले, हमसे क्या इशूज़ हैं आपके। हमने उनको बताया, उन्होंने कहा नहीं बहुत बेहतरी आ गई है, लाइनें नहीं लगती हैं, फलानी होता। हमने कहा आप जाइए। वो खुद गए, उनको पता चल गया, वो अपना कार्ड बनाने के लिए दिया, उन्होंने कहा नहीं बनेगा। तो उनको समझ में आ गया कि केस क्या है। इस वक्त भी लाइनें लगी हुई हैं, इस वक्त भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मसाइल थे वो हल हो गए। मसलन ये है कि 13 डिजिट का जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो रिन्यू होगा, अब उसको रोका नहीं जाएगा। अब अगर कोई रोकता है, लोग हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं, मसला रिजॉल्व हो जाता है। हमारा इस वक्त आप इदारा नूर हक रोज़ आइए, आपको लगेगा ये भी एक मेगा सेंटर है। सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं मुख्तलिफ जगहों से और कहते हैं किसी का ये मसला। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जमात इस्लामी के बारे में ये बात मालूम है कि हमने कोई खाना पीना थोड़ी करना है, हमने उनसे बात करनी होती है और उसके नतीजे में लोगों का मसला हल होता है। कानून में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, उसका नादरा से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ कानून और पार्लियामेंट से। उसमें हमने केस जमा कराया हुआ है कि हमें 30 साल का पीरियड होना चाहिए कि जिस डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, जो इस वक्त 1978 से उन्होंने कागजात का कहा हुआ है,
कुछ कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज किया हुआ है। हमारी वो कम्युनिटी जिसने 2 मरतबा हिजरत की पाकिस्तान के लिए, मशरक़ी पाकिस्तान, उनके साथ ज़्यादती है। पख्तूनों के साथ बहुत ज़्यादती हुई, बंगला बोलने वालों के साथ, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती, और फिर जनरली तमाम लोगों के साथ कि जिनको धक्के खाने पड़ते हैं और रिश्वत देकर काम करवाना पड़ता है। तो ये बड़ा, इसमें मैं समझता हूँ 50% तक तो बेहतरी हुई है। उन्होंने अपनी टाइमिंग बढ़ा दी है, ज़ाहिर है उनके मुलाजमीन को भी इसमें सफ़र करना पड़ रहा है अब, और उनको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उनको ओवर टाइम मिलना चाहिए, या उनको रोटेशन का निज़ाम बनाकर HR डेवलप करना चाहिए। मेगा सेंटर जो इन्होंने वादा किया है, अगर वो बना देते हैं, 3 मजीद बनाएं, और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि हर टाउन की सतह पर एक मेगा सेंटर होना चाहिए, और ये कानूनी मसला हल हो जाता है और इनका अमला जो है वो एफिशिएंट होता है और इनके सारे काउंटर्स के ऊपर काम होता है, तो इंशाल्लाह ये 3-4 महीने के अंदर स्टेबल हो जाएगा। मैडम आप मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। मैडम ये मुझे बताइएगा कि जमात इस्लामी ने अपना इनिशिएटिव दिए कि जो कुछ भी इन्होंने नादरा के मसाइल के हवाले से किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत है उसके हवाले से कोई इनिशिएटिव अगर आपने लिया हो टू फैसिलिटेट कराचाइट्स विद रिगार्ड टू नादरा, क्या हैं वो इनिशिएटिव्स? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं 2008 से 13 तक जब हमारी हुकूमत थी तो मैं समझती हूँ कि जिसने बेहतरीन अंदाज से नादरा ने काम किया और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया था उस वक्त, और नादरा का नाम एक सरे फहरिस्त अच्छे नेक उसमें आ रहा था और अच्छे कारकर्दगी थी, सबसे ज्यादा NIC बने और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जो पिछले 5 सालों के दौरान आई। अच्छा, उसके लिए मैं कहूँगी कि तमाम, मैं समझती हूँ कराची से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस में हमने मिलकर एडजर्न मोशन मूव किए, हमने कॉलिंग अटेंशन डाली और हमेशा असेंबली में इस इशूज के ऊपर बात होती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन चेयरमैन नादरा से, वजीर दाखिला से इस मौजूद में मीटिंग हुई, और जो आज बड़े सेंटर्स का क़याम वजूद में आ रहा है वजीर अमल में, तो ये सब मैं समझती हूँ कि हम सब की मुश्तरका कोशिशें हैं और हमने मुस्तकिल इस पर आवाज़ उठाई, मुस्तकिल इसके ऊपर काम किया, और आज जो है इतना बड़ा चेंज आया। इसमें हम जैसे एक को नहीं, पार्लियामेंटेरियन का मैं समझती हूँ इसमें, और खासतौर पर मैंने खुद इसमें बड़ा किरदार अदा किया है, और हमारी पार्टी ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया और पार्टी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि हर शख्स का शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए। कहीं कोई करप्शन की या इस तरह की शिकायत आती है तो हम खुद पहुंच जाते हैं और शनाख्ती कार्ड का तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शनाख्त दी, जिस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दी थी, और हमारे दौरे हुकूमत में मैं समझती हूँ सबसे बेहतरीन अंदाज में इसमें काम हुआ है। और आज भी अगर नादरा के गाड़ियां मिल गई हैं, और ये सब कुछ हो रहा है, इसमें चेयरमैन नादरा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो खुद आए और उनको पता चला, हम खुद जाते थे और जाके उनके ऑफिस में जाके उनके चेयरमैन नादरा से मुताबिक बार मिले, और हमने इसके ऊपर असेंबली में स्पीकर साहब को मुस्तकिल इस पर बातचीत करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर यही वजह है कि उन्होंने 27 किया कि इस तरीके से भी मामला हो रहे हैं। अच्छा मैडम, नादरा तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और चीज़ ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आया, वो भी हाफिज साहब ने अपनी गुफ्तगू में नुक्ता उठाया था। ये मुझे बताइएगा, ये कराची यूनिवर्सिटी का जो इशू उठा था पिछले दिनों, और अभी भी ये इशू इतना दबा तो नहीं है, ये यहाँ पे हाफिज साहब ने फरमाया कि डायरेक्टर फाइनेंस अपना अपॉइंट करा के एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल कंट्रोल संभालने के लिए पीपल्स पार्टी या आपकी सूबाई क़यादत या वज़ीर आला साहब, जिस पे बात हो सकती, मैं कर सकता हूँ तफसील से अगर आप मुझे मौका दें। जी, मैं पहले मैडम से मालूम कर लूँ। मैडम, इस तरह की कोई ख्वाहिश आपके नॉलेज में है? हेलो जी जी मैडम, मैं आपको सुन सकता हूँ, फरमाइए। मैं खुद यूनिवर्सिटी के VP से भी मिल चुकी हूँ, जो मसाइल थे वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों ने जिस तरीके से होल्ड किया हुआ था, वहाँ एग्जाम्स जो होते थे घर बैठे हो जाते थे, एडमिशन के पैसे लिए जाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का तमाम ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, वहाँ पे किसी किस्म की करप्शन नहीं है। अब वो सिस्टम जब बेहतर हो रहा है तो वो लोग जो यहाँ पर यहाँ के जो गुंडागर्दी अनासिर थे और जिसका होल्ड था, जो पैसे लेते थे बाकायदा एडमिशन के पैसे क्लियर कराने के, और जिस तरीके से यहाँ कराची यूनिवर्सिटी को यरगमाल बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी जो है अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ, जिस तरह VC साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगी, जितनी मेहनत से वो वहाँ काम कर रहे हैं, और इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने जो भी उसके राइट्स हैं उसको इस्तेमाल करते थे, वो अब वो बनने नहीं देंगे कि कोई भी हथियारों के बेस पर, गुंडागर्दी के बेस पर। मैडम आप मेरे साथ रहिएगा, हाफिज नईम साहब ने ठंडी सांस ली है, मैं जरा इनकी वजह मालूम कर लूं। सर क्या वजह? देखें, मैं तो बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी एक्ट पे, हर मौजू पर अलग अलग बहुत तफसील से पूरा शो हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो यूनिवर्सिटी एक्ट सिंध असम्बली ने पास किया है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ाती नहीं है, बहुत शदीद एतराज़ है, और मेरा ख्याल ये है कि मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा को भी एतराज़ होना चाहिए अगर ये वाकई अपने जो है वो संजीदगी से कराची के हवाले से देखेंगी या तालीम के हवाले से देखेंगी। देखें, चांसलर इसका होता है गवर्नर,
ठीक है, आप बेशक चांसलर बना दें सीएम को, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन चांसलर तो उन्होंने गवर्नर को ही रखा है। लेकिन जितने इख्तियारात यूनिवर्सिटी को, देखिए सन 72 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, उस यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर चलाने का बात थी, खुद मुख्तार इदारा है, उसकी अपनी सिंडिकेट, उसकी अपनी एकेडमिक काउंसिल जो दाखिला पॉलिसी बनाएगी, उसमें एक क्राइटेरिया होगा वाइस चांसलर के तकर्रुर का। लेकिन हुआ यह है कि अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह उसने तमाम इदारों पर कब्जा किया है, वो यूनिवर्सिटी को भी अपने कब्जे में लें, भर्तियां खुद करें, दाखिला पॉलिसी खुद बनाए। सिंडिकेट में 75% नुमाइंदगी इन्होंने कर दी है, सीएम के थ्रू होगी, जो कि पहले सिर्फ 3 की नुमाइंदगी थी, गवर्नर नॉमिनेट करते थे, बाकी सब टीचर्स होते थे, स्टूडेंट होते थे। ये कहते हैं जमहूरियत है, असेंबली ने पास किया है, तो भाई सारे वडेरे बैठकर, जमहूरियत है तो लाओ किसी आम सिंधी को, जमहूरियत है तो लाओ तुम यूनिवर्सिटियों के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं कराते? ऐलान किया था गिलानी साहब ने, जमहूरियत की जो ग्रास रूट लेवल की सतह है, वो तो जो तालिब इल्मों की यूनियन है, वो यूनियन है, तो आप इलेक्शन नहीं करवाते, फिर कहते हो हालात खराब होते हैं, वो आप करते नहीं है। आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, विफाक से सारे आपने इख्तियारात सूबे में ले लिए, नीचे आप इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे, जिसके पास ऑटोनॉमी है उसको भी छीनना चाहते हैं, आप वहां पर अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए हमने इसकी शदीद मुजाहमत का फैसला किया है और हम इस पर काम कर रहे हैं, और हमने गवर्नर साहब से ही बात की है, उनके पास अब बिल आया हुआ है कि इसको वापस करें, और अगर दोबारा पीपल्स पार्टी ने इसको मंजूर करने की कोशिश की तो ये सड़कों के ऊपर बात होगी, धरनों में बात होगी, सीएम हाउस पे होगी, सिंध असेंबली का घेराव होगा। किसी सूरत कराची की तालीमी इदारों को वडेरों की औताक नहीं बनाने देंगे हम, किसी सूरत। फाइनल मोमेंट से नाजरीन, हाफिज ने इंतबा के साथ यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।